नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणपति उपन्यास सर में। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री से नेशनलिज्म इन यूरोप। उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं जो कि एग्जाम के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फेडरिक सारियो कौन था? देखिए, बहुत ही बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, और कई बार आपको मिला होगा देखने को। देखिए, फेडरिक सारियो, आपने जब हिस्ट्री पढ़ा होगा ना, तो पहले पेज पर एक बहुत ही विशाल फिगर बनाया गया है ना। आपने नहीं ध्यान दिया होगा तो फिर से जा करके आप हिस्ट्री की बुक ओपन करेंगे, जैसे ही पहला चैप्टर ओपन करेंगे, वहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक बहुत ही बड़ा फिगर दिया हुआ है। उस फिगर को बनाने वाला कौन है? फेडरिक सारियो, है ना, जिन्होंने जिन्होंने एक ऐसे फिगर को बनाया था, एक ऐसी कल्पना की थी जो कि हकीकत में शायद संभव ही नहीं था, है ना। और उसमें उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से यूरोपीय कंट्री जो हैं वो बारी बारी से आज़ाद हो रही हैं। तो उस चित्र को बनाने वाले कौन थे? फेडरिक सारियो। ऑप्शन देखेंगे क्या है। ऑप्शन ए है एक फ्रांसीसी कलाकार, बी एक ब्रिटिश कलाकार, सी एक अमेरिकी कलाकार, डी एक भारतीय कलाकार, है ना। बाकी जो ऑप्शन है सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन जो है, एक फ्रांसीसी कलाकार, ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। देखिए, एग्जाम में आपने कितना याद रखा है वो मायने नहीं रखता है ना। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, मतलब कितना फ्री होकर के आप क्वेश्चन को पढ़ रहा है और उसका आंसर निकाल रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसे देखेंगे कि फेडरिक सारियो कौन था, है ना। मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन या इसको फेडरिक सारियो को मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं इसको कैसे करता? तो सबसे पहले एक भारतीय कलाकार नाम देख करके भी बता सकते हैं कि भारतीय कलाकार तो ऐसे नहीं होगा, है ना, क्योंकि फेडरिक सारियो इस तरह का नाम हमारे यहाँ होता ही नहीं है किसी का, है ना। आगे देख लेंगे ब्रिटिश कलाकार। ब्रिटिश में ऐसा कोई नहीं था जो क्रांतियों में अपना योगदान दिया हो, है ना, या फिर उस तरह का कोई हमने नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। आगे देख लेंगे एक अमेरिकी कलाकार, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हम जाते हैं कहाँ पर? एक फ्रांसीसी कलाकार के साथ, ठीक है। सिर्फ आप ज़्यादा नहीं पढ़े हैं तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। मेरे कहने का मतलब यह है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, बता क्या रहा है आपको। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? अब ये संधि पूछ रहा है हमसे, है ना। अब ये पूछ रहा है कब हुई थी, कौन सी संधि? कस्तुनतुनिया की संधि, है ना। तो अब आप देखेंगे, ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी जो है सन 1819 में, ऑप्शन सी 1830, और ऑप्शन जो डी है वो 1840 में, है ना। अब देखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। राइट आंसर ए है। ए क्या है? 1832 में। कस्तूरबा की संधि कब होती है? 1832 में होती है। किसके किसके बीच होती है? तो देखिए, तुर्की के बीच होती है ना। तुर्की और यूरोपीय शक्तियों के बीच में होती है, यूरोपीय शक्ति, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मतलब कस्तूरबा की संधि होती है, इसका परिणाम निकल करके क्या आता है? परिणाम ये आता है कि यूनान यूनान को स्वतंत्रता मिल जाती है, गणतंत्र राज्य, गणतंत्र देश बन जाता है ना, गणतंत्र राष्ट्र बन जाता है, ठीक। यूनान, जिसको ग्रीस कहा गया है, क्या कहा गया है? इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं, हिंदी में उसको यूनान कहते हैं, ठीक है। तो कस्तूरबा की संधि कब हुई थी? 1832 में। कई क्वेश्चन निकलेंगे, किसके किसके बीच हुई थी? तुर्की और यूरोपीय शक्तियों के बीच में। एक और क्वेश्चन, है ना, कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिली थी, या यूनान को किस संधि के द्वारा स्वतंत्रता मिली थी? कस्तूरबा की संधि के द्वारा मिली थी। कब मिली थी? 1832 में मिली थी, है ना। तो इस तरह के इस बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी देख लेंगे, 1819 में, तो इस तरह की कोई संधि नहीं होती है। 1830 में भी नहीं हुई, और ये भी 1840 के आसपास। ये सब सारे ऑप्शन जो है क्या है? गलत है। आपका जो ऑप्शन ए है वही सही है, ठीक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन बताने के बाद मैं ये जो ऑप्शन बता रहा हूँ, इसमें मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि बाकी जो ऑप्शन है उनसे हम क्या सीख सकते हैं। अगर कुछ है लेने लायक, कुछ है उनसे संबंधित, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, तो मैं उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ।
देन उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है या उससे जुड़ी कोई चीज़ें इससे जुड़ी कोई चीज़ें नहीं होती हैं तो उसको ऐसे ही एडिटिव छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा है नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। भाई नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ था? अब नेपोलियन की जो संहिता है वो कब आई थी? अब देख लेंगे नेपोलियन आया कब था। अब देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नेपोलियन जैसे ही पूछ रहा है तो हमको ये पता कर लेना चाहिए, या पढ़े हैं तो अच्छी बात है ना, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, मैं पूरा डिस्क्राइब के साथ बता रहा हूँ आपको। ये नेपोलियन जो था ना वो 1804 में आता है भाई। कब आता है? 1804 में। 1804 से लेकर के इसका प्रभाव ही 1804 के बाद दिखाई देता है ना। तो 1804 से लेकर के 1815 के बीच में इसके साम्राज्य चलते हैं। ठीक है, तो यह एक संहिता लेकर के आया था नेपोलियन की संहिता। इसको कई बार हम क्या कहते हैं? सिविल कोड कहते हैं, यानी नागरिक संहिता भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको भरमाने के लिए जो एग्जामिनर होता है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा कि यही नेपोलियन की संहिता ना लिख करके क्या लिख देगा? लिख देगा नागरिक संहिता। क्या लिख देगा? नागरिक संहिता का निर्माण कब हुआ था? अब आप कहोगे कि सर आपने तो नेपोलियन की संहिता पढ़ाया था, अब वो क्वेश्चन में आ गया था नागरिक संहिता। इसी को हम कहते हैं नेपोलियन कोड या फिर सिविल कोड। ऐसा भी होता है कई बार ऐसा भी होता है कि ये नागरिक और नेपोलियन ना लिख करके, है ना, क्या कर देगा? सिविल कोड लिख देगा। हिंदी में, हिंदी में भी सिविल कोड लिखा जा सकता है ना ऐसे, सिविल कोड या फिर नेपोलियन कोड। लो, नेपोलियन कोड इस तरह से भी लिख करके आपको भ्रमित कर सकता है। ठीक है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है ना। तो नागरिक संहिता या नेपोलियन की जो संहिता है उसका निर्माण कब हुआ था? सन 1804 में हुआ था। कब हुआ था? 1804 में। अब देख लेंगे बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको समझ सकते हैं। थोड़ा सा इससे पहले मैं कुछ और चीज़ें बता दूं आपको कि 1804 में जो नागरिक संहिता लाई गई थी उसमें क्या था? उसमें क्या था? उसमें पहला जो था ये, जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार प्राप्त थे उसका अंत कर दिया गया, है ना। नागरिक संहिता में क्या था, या नेपोलियन संहिता जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें क्या था? पहला ये था कि जन्म विशेषाधिकार का अंत कर दिया नेपोलियन ने, है ना। दूसरा जो था वो संपत्ति का अधिकार हासिल हुआ, है ना। आप जितना मन चाहे उतना संपत्ति बना सकते हैं, उसका अधिकार मिल गया आपको। ठीक है, कानून के समकक्ष सबको बराबरी का अधिकार मिला। ठीक है, ये दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जो कि नेपोलियन संहिता में बहुत ही अहम माने जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले ऑप्शन में, देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं मिल सकती हैं हमारे लिए। क्या मिल सकती है भाई? तो अब देखिए मिल सकता है हमें क्या? 1789, आपको याद होगा 1789 फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है वहाँ पे। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें रिवाइज होती रहें और आप इसको अ, अपने माइंड से रिलेट करते रहें, और जो आपका रिवीजन है वो अच्छी तरह से हो सके, है ना। 1814 में क्या था? 1814 में जो नेपोलियन था ना, इसका जो प्रभाव था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, इसका साम्राज्य धीरे धीरे डाउन हो रहा था, है ना। जैसे डाउन होता रहा आगे क्या होता है, 1815 में आपको याद होगा तो कि 1815 में वियना की संधि लगा दी जाती है और नेपोलियन जो होता है उसको हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, 1820 में कोई संबंध नहीं है इसका, नेपोलियन का मैं कह रहा हूँ, और बाकी सब चीज़ों मैं पूरी हिस्ट्री का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि नेपोलियन का संबंध यहाँ 1820 में कोई था ही नहीं, क्योंकि उस समय ये निर्वासन का जो निर्वासन था उसको झेल रहा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। फ्रांस, क्या है? फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्रायः कहा जाता है, अभी जिसको हम अभी आपको बता रहे थे वही चीज़ें यहाँ आगे। अब देखिए यहाँ पर भी हम आपको बताए हैं कि नेपोलियन की संहिता को ही नागरिक संहिता कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्रायः क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन उसी से संबंधित है, तो थ्योरी जो उसकी है वही है, स्टोरी जो वहीं से निकल करके आई है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो बदल गया है। यहाँ पर नहीं आपसे समय पूछ रहा है, नहीं आपसे उसका नाम पूछ रहा है ना, सॉरी नाम पूछ रहा है उसका। अब देखिए यहाँ पर नेपोलियन की संहिता कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है नागरिक संहिता यानी सिविल कोड। ठीक है, तो कह रहा है कि फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्रायः क्या कहा जाता है?
और जब इससे पहले आप इसको पढ़े होंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, तो लुई 16वें की संहिता नहीं भाई, अभी तो हम पढ़ के आ रहे हैं। बिस्मार्क की संहिता, अरे ये क्या करेगा, हिटलर नहीं, नेपोलियन की संहिता। क्या होगा, नेपोलियन की संहिता, ऑप्शन डी। अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं उसको कि 1804 में नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। उसको हम किस नाम से जानते हैं, नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए यहीं आ गया, सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है, स्टोरीज वही रहती है, बस आपको समझना है, घबराना नहीं है। आगे देख लेंगे हम लोग क्या है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, 15 नहीं है भाई, 5 है, ठीक है। मैं भी कहाँ से आ गया 15 तुरंत। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है जैकोबिन दल का संबंध था। जैकोबिन फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ये। जैकोबिन क्लब, है ना, राजनीतिक क्लब में सबसे प्रभावशाली क्लब कौन था, जैकोबिन का क्लब था। उसको क्लब कह लीजिए, दल कह लीजिए, है ना। तो फ्रांस से, किससे था, फ्रांस से, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इंग्लैंड लिखा है ये भी गलत है, जापान लिखा है ये भी गलत है, भारत में तो कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, बेल्जियम किस देश के अधीन था। तो बेल्जियम के बारे में एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूं कि बेल्जियम 1815 में जब वियना की संधि होती है, उसी समय बेल्जियम को नीदरलैंड यानी डच साम्राज्य के में शामिल कर लिया गया था ना। क्या किया गया था, 1815 में वियना की संधि होती है, देन उसके बाद होता है कि डच साम्राज्य के अंतर्गत बेल्जियम को अपने पास रखा जाता है ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बेल्जियम के जो लोग थे वो क्या थे, वो थे कैथोलिक। देखिए ईसाई धर्म में दो प्रकार के धर्म, दो शाखाएं हैं ना, एक कैथोलिक है और दूसरा है प्रोटेस्टेंट, है ना। तो जो बेल्जियम के लोग थे वो क्या थे, कैथोलिक थे। और जो नीदरलैंड के लोग थे वो क्या थे, प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट, है ना। अब दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में संस्कृति को लेकर के, भाषा को लेकर के, अपनी सभ्यताओं को लेकर के टकराव होते रहते हैं, है ना। और टकराव होते होते होता यह है कि बेल्जियम के जो लोग हैं वो क्रांति कर देते हैं, और क्रांति करते हैं तो आज़ादी इनको कब मिलती है, 1830 में बेल्जियम एक गणतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है। तो अब देखेंगे कि बेल्जियम को सर बता रहे हैं हमको कि नीदरलैंड के साथ शामिल कर लिया गया था जो कि डच सम्राट था। तो और इसमें ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। तो ऑप्शन को समझने से पहले इस बात को समझ लेना जरूरी है कि जो हॉलैंड है इसी को नीदरलैंड कहते हैं। बात समझ में आई? आ गई क्या, हॉलैंड को ही नीदरलैंड कहते हैं, है ना। इसकी स्टोरी अभी बताया हूँ आपको। तो ये हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, बाकी जो ऑप्शन ए बी सी डी, मतलब सॉरी बी सी डी है वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन हमारा 7। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। हमसे पूछ रहा है कि जाल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी, है ना। जालवेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1848, 1815, 1870 और 1834 में, है ना। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि आपको आंसर बता दे रहा हूँ इसका। ऑप्शन जो आपका है क्या, डी है, 1834। कब हुई थी, 1834 में। अब जलवराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना किस देश ने की थी, है ना। मतलब जलवराइन नामक शुल्क संघ को किस देश ने स्थापित किया था, किस देश ने बनाया था, है ना। तो एक देश है उसका नाम है प्रसा। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका, प्रसा कब किया था, 1834। अभी देख लिए, है ना। अब इसी में से क्वेश्चन पूछ देता है कि जलवराइन क्या था। देखिए पूछना उसको है, बताना हमको है, आपको, और आपको फिर बताना है उसी को जो पूछ रहा है। ये सर्कल है, ठीक। वो आपसे पूछ रहा है, बताना हमको पड़ रहा है। हम जब आपको बताएंगे तो आप किसको बताएंगे, फिर उसको बताएंगे कि ये लो, है ना, ये लो, क्या लो,
आंसर लो, यानी जलवरायन क्या था, तो यहीं पे एक आंसर मिल गया आपका, शुल्क संघ था, है ना। जलवरायन को किसने स्थापित किया था, प्रसा नामक देश ने स्थापित किया था, है ना। इसकी एक कहानी ये है कि जलवरायन शुल्क स्थापित करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी, तो उस समय बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्र राज्य हुआ करते थे, है ना, जिनमें व्यापार करना काफी मुश्किल हुआ था। यानी इस राष्ट्र में कोई और मापतोल चल रहा है, यहाँ कोई और चल रहा है, यहाँ कोई और चल रहा है, यहाँ कोई और चल रहा है। टोटल 39 राज्यों का एक संघ था, है ना। अब इन 39 राज्यों की अपनी अपनी मापतौल प्रणाली थी। इसमें प्रॉब्लम किसको होती थी, तो जो व्यापार करने वाले लोग हैं या व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनको प्रॉब्लम होती थी, है ना। अब जब जलवायु शुल्क लागू किया गया था, तो 39 राज्यों की जो अलग अलग मुद्राएं थी, उनको कम करके ख़त्म करके क्या रखा गया, दो रखा गया, हाँ, दो कर दिया गया। मापक प्रणाली में भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया, जिससे व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। बहुत ज़्यादा समझा देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, ये बात सही है ना। तो जो चीज़ें हैं एज ए फैक्ट, मेरा काम है बताना, आपका काम है समझना उसको। आप कितना अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आपके आईक्यू लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी कौन सी बातें को कितने दिन तक रखना है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी आईक्यू लेवल पर कितना है, आप कितना ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा है, 8। 8 कह रहा है कि जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था। क्या पूछ रहा है भाई, पूछ रहा है कि जर्मनी में राष्ट्र राज्य का जब निर्माण हो रहा था, तो उसका जनक किसको माना जाता है। ऑप्शन में पढ़ लेता हूँ, आंसर भी बता दूंगा। विलियम चतुर्थ, विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, बी और डी हो गया। सी क्या है, ऑटोमन बिस्मार्क। ये ऑटोमन बिस्मार्क चचा जो है ना, इनको कहा जाता है क्या, जर्मनी के राष्ट्र राज्य निर्माण का जनक माना जाता है। इसको ऑटोमन बिस्मार्क को, ठीक। विलियम चतुर्थ, इन्होंने एक एक्ट लागू किया था, एक्ट का नाम था रिफॉर्म एक्ट। क्या नाम था, रिफॉर्म एक्ट। कब लाए थे ये उसको लाए थे 1834 शायद, हाँ ठीक है, 1834 में। इसके तहत मानव को कुछ अधिकार दिए गए थे, है ना, कुछ मानवीय अधिकार दिए गए थे। विलियम चतुर्थ, ये इतना ही है, वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा मैं अलग से स्टडी किया था, तो उसमें ये था रिफॉर्म एक्ट 1834, तो मैं सोचा हूँ बता दूँ, बाकी कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन से और हम क्या ले सकते हैं, हाँ पूछ सकता है आपसे कि ऑटोमन बिस्मार्क को किस राष्ट्र राज्य के निर्माण का जनक माना जाता है, तो जर्मनी। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत ही कैजुअल होता है ना, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे किसी चीज़ को, आप थ्योरिकल बेहतर रहेंगे तभी जाकर के ऑप्टिकल भी कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ ऑप्टिकल के बेस पर ही सारी चीज़ें हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में जुसेप्पे गैरिबाल्डी का संबंध था। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश से जुसेप्पे गैरिबाल्डी का संबंध था। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, बी इटली, सी जर्मनी, डी रूस। देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश से जुसेप्पे गैरिबाल्डी का संबंध था, ठीक है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, बी इटली, सी जर्मनी और डी रूस, है ना। तो इटली, ऑप्शन बी हमारा है क्या है, इटली। इटली के एकीकरण में, है ना, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा जो योगदान था, जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, जुसेप्पे गैरिबाल्डी का था। किसका था, जुसेप्पे गैरिबाल्डी का। इसलिए ऑप्शन ए भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। ऑप्शन बी हमारा सही है, इटली, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ये भी गैरिबाल्डी से ही संबंधित है, तो शायद एक ही क्वेश्चन तो नहीं हो गया है भाईजान, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। देखिए दोनों क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं, तो इसमें पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किस देश से जुसेप्पे गैरिबाल्डी का संबंध था। अब यहाँ पे संबंध पूछ दिया है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि गैरिबाल्डी ने किस देश का राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। दोनों का जो आंसर होगा हमारा इटली ही होगा। क्या होगा,
इटली ही होगा, क्योंकि इटली के एकीकरण में, है ना, गैरिबाल्डी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ। अगला क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा क्वेश्चन इसलिए है कि आप इसको पढ़ते पढ़ते इसका आंसर तुरंत दे देंगे, यानी फटाक से निकाल करके दे देंगे कि सर लीजिए, ये लो पकड़ लीजिए। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? क्या कह रहा है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका कौन निभा रहा था? अब आपको पता होगा कि फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय समाज कितने भागों में बटा हुआ था, पता है? बताओ। नहीं पता है तो फिर मैं बता दे रहा हूँ, मैं हूँ ही इसीलिए, है ना। अ, 3 भागों में बटा था। कितने भागों में बटा था? 3 में। पहले पे कौन बटा था? पादरी। जगह नहीं है तो थोड़ा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा इसको। पादरी वर्ग, उसके बाद कुलीन वर्ग, उसके बाद अ, मध्यम वर्ग, और मध्य वर्ग को 3 भागों में बांटा गया था। वो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि आपका भी कुछ काम है करना, उसको कर लीजिएगा उसे, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको थी? अब फ्रांस में चल रहे हैं, थोड़ा सा उसकी सामाजिक संरचना को समझते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको थी। ये जो पादरी वर्ग था ना, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ब्राह्मण लोग होते हैं, पंडित जी लोग, प्रणाम पंडित जी, है ना, वैसा काम करते थे लोग, पूजा पाठ कराते थे चर्च में, ठीक है। कुलीन वर्ग, हमारे यहाँ के जमींदार बाबू साहब लोग, वहाँ के भी कुलीन जमींदार भूमिहार होते थे, है ना। मध्यम वर्ग में किसान, व्यापारी, छोटे किसान, मजदूर वर्ग, ये सभी लोग आते थे। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? कृषक वर्ग। देखिए, कृषक वर्ग उतना समृद्धशाली नहीं था कि वो पादरी और कुलीन जैसे बड़े समाज के लोगों से लड़ाई कर सके या फिर उनका विरोध कर सके, है ना। कुलीन वर्ग क्यों करेगा भाई? कुलीन वर्ग क्यों करेगा? हाँ, फ्रांस की क्रांति में कुलीन वर्ग का कोई सहयोग नहीं था, है ना। उसके बाद सी ऑप्शन में मध्यम वर्ग है हमारा, ये आंसर जो है वो क्या है, 100% सही है। बी मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग उतना कैपेबल नहीं था कि क्रांतियां कर सके। हाँ, किसान वर्ग और मजदूरों ने साथ दिया मध्यम वर्ग के लोगों को। जो मध्यम वर्ग में पढ़े लिखे लोग थे, जैसे इंजीनियर हो गए, है ना, अधिवक्ता हो गए, ये लोग जो थे लड़ रहे थे, तो उन्होंने बहुत सहयोग किया इनका, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, है ना, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बताइए क्लास कैसी लगी, है ना।